हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉडल पेपर फॉर औषधि निर्माण अधिकारी के लिए जो है उसके कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं और डिस्कशन के साथ हम ये भी सीखेंगे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, सबको सब कुछ आता है, हमको इजी क्वेश्चंस को रॉन्ग नहीं करना, ये हमारी स्ट्रेटजी होना चाहिए। अगर अपन इजी क्वेश्चंस को नहीं करेंगे रॉन्ग तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर आप सरल क्वेश्चंस को रॉन्ग करते जाएंगे तो जो बच्चा दूसरा तो सही करेगा तो आप पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द वेवलेंथ? वेवलेंथ क्या होता है? वेव की जो लेंथ होती है, देखो ये अगर आप बात करें तो वेव रहता है यहाँ पर इस तरीके से, ये वेव अपना मूव करता रहता है ये, ठीक है ना। तो मान लो ये मैंने 2 वेव्स बना दिए यहाँ पर। ये जो है डिस्टेंस, एक साइकिल जो कंप्लीट होता है उस साइकिल में जो होता है ये जो लेंथ होती है इसको अपन क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। या फिर दो जो है रेगुलर वेव्स हैं उनका जो आपका क्या है यहाँ पर, ये जो हाइट्स होते हैं इनके बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं, या जो नीचे के हैं इसको भी वेवलेंथ बोल देते हैं हम लोग। तो डिपेंड करता है, एक कंप्लीट साइकिल को वेवलेंथ बोलेंगे या कॉन्स्टिट्यूटिव जो हमारे क्या रहेंगे, ठीक है ना। तो इसको बोल सकते हैं वेवलेंथ, इसको बोल सकते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ एक्चुअल में अगर हम देखें तो सिंपल हमारा क्या है? डिस्टेंस है। वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस होता है। और एक पर्टिकुलर टाइम में जितनी वेव्स पास हो जाती है इस पॉइंट से उसको अपन लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। साइकिल पर सेकंड कहलाता है वो। साइकिल पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो हर्ट्ज है वो तो यूनिट फ्रीक्वेंसी की है, ठीक है। डेसिबल की बात करें तो ये साउंड की है, सेकंड टाइम की यूनिट होती है। तो डिस्टेंस की क्या बचती है? मीटर। तो याद रखना ऐसा यूनिट क्या होती है हमारे वेवलेंथ की? मीटर होती है। और इसमें केवल एक ही ऑप्शन में आपका मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्रिस्ट और टफ जो होते हैं, ये जैसे इस डायग्राम में देखो, यही चीज मैंने आपको अभी समझाया कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वेवलेंथ क्या है? ये हमारी फर्स्ट वेव है, यहां से यहां तक फर्स्ट है, ये यहां से यहां तक ये हमारी सेकेंड है, ठीक है ना। तो ये दो रेगुलर वेव्स जो रहेंगी, कॉन्स्टिट्यूटिव वेव्स रहेंगी, उनके क्रेस्ट की डिस्टेंस, या जो रेगुलर वेव्स है जैसे ये हमारी फर्स्ट है ये सेकेंड है, इनके ट्रफ की डिस्टेंस ये, या एक वेव को जितना ये रहता है, एक वेव हमारी यहां तक है पूरी, इसका जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोल देते हैं। वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है हमारी? मीटर होती है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये यूवी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द शिफ्ट ऑफ द लैम्डा मैक्स टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है ना। लॉन्गर वेवलेंथ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसको क्या बोलते हैं? जब लॉन्गर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाती है तो उसको हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग बेटा? बैथोक्रोमिक शिफ्ट। उसी को अपन बोलते हैं रेड शिफ्ट। अब रेड शिफ्ट और बैथोक्रोमेटिक शिफ्ट जो होती हैं इनको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से क्वेश्चन अपन को पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चंस आने के फुल चांसेस होते हैं यहां से, तो इसको हम आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो जाता है, ये आंसर है। अगर लॉन्गर वेवलेंथ की ओर जाती है तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट है, अगर शॉर्टर वेवलेंथ की ओर चलती है तो उसको अपन हिप्सोक्रोमिक बोलते हैं। एब्जॉर्बेंस की वैल्यू हाई हो जाती है तो उसको हाइपरक्रोमिक, ठीक है ना, और अगर लो हो जाती है तो हाइपोक्रोमिक कहलाती है। ये 4 टर्म्स होते हैं, तो इनको मैं आपको डायग्राम से क्लियर कर देता हूं जो आपके बहुत काम आएंगे। देखो इसके लिए क्या होता है, अगर आपने कभी यूवी को देखा हो, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर कभी पढ़ी हो, तो इसमें कर्व बनता है। यहां पर रहता है आपका वेवलेंथ और यहां रहती है एब्जॉर्बेंस की वैल्यू। ये जो कर्व बनता है ये इस तरीके से हमारा कर्व बन जाता है, ये कर्व। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हाईएस्ट एब्जॉर्बेंस आ रही है, इस पॉइंट पर, उस पॉइंट का जो वेवलेंथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा मैक्स बोलते हैं, या एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन? एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। जैसे अपना वो रहता है ना उसमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन में, टी मैक्स क्या होता है? वो टाइम जिस पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन अचीव होता है। ऐसे ही लैम्डा मैक्स वो वेवलेंथ है जिस पे एब्जॉर्बेंस की वैल्यू सबसे हाईएस्ट आती है, उसको अपन बोलते हैं। एक्चुअल में इसमें चेंजेस हो जाता है, जैसे यही कर्व बनाया मैंने और यही हमारी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम अब यहां आ चुकी है, शिफ्ट हो गया ये कर्व। पहले मान लो यहां पर आपका वैल्यू है 200 है ये, ठीक है ना, यहां पर आपका 250 है, सपोज ये 300 हो गया, ये 350 हो गया, ये 400, ऐसा हमारा 800 तक चल रहा है। अगर हम इस ओर शिफ्ट करते चले जाएंगे तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, और जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है ये है शिफ्ट हो जाएगी हायर वेवलेंथ की ओर। पहले आपका मान लो 300 पे आ रहा था,
अभी हमारा 400 पे आ रहा है लैम्डा मैक्स, 400 नैनोमीटर पे लैम्डा मैक्स आ रहा है। तो इस चीज को क्या बोलेंगे अपन लोग, यही शिफ्टिंग कहलाती है। अगर हमारी इस ओर शिफ्ट हो जाती है तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि हायर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाती है, अगर इस ओर शिफ्ट होता है तो वो कहलाती है हमारी बैथोक्रोमिक शिफ्ट। क्या कहलाती है, बैथोक्रोमिक। और अगर आपने कलर का वेवलेंथ देखा हो, BIG/R होता है, रेड का वेवलेंथ हाई होता है, तो इसी बैथोक्रोमिक को अपन बोलते हैं रेड शिफ्ट, या बोल दो टूवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ शिफ्ट हो रहा है। इसका अपोजिट होता है टूवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ, उसको अपन क्या बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक बोल दो इसको, या इसी को बोलते हैं अपन लोग ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट। ठीक है, तो ये याद रखना, ब्लू शिफ्ट। अब इसके बाद अगर ये तो हुआ एक्स एक्सिस पर शिफ्टिंग है, ये अगर हमारे एब्जॉर्बेंस की वैल्यू बढ़ रही, मतलब इसकी हाइट बढ़ गई इस तरीके से, ये हाइट बढ़ रही है तो वो हाइपरक्रोमिक है। अगर हाइट कम हो रही है तो हमारी क्या हो जाती है, वो क्या हो जाती है, उसको हाइपोक्रोमिक बोलते हैं। इस चीज में देखो एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी तक, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब भी रेड शिफ्ट होगी या ब्लू शिफ्ट होगी तो आपकी एब्जॉर्बेंस का जो हाइट है वो तो कांस्टेंट रहता है, बाई एक्सिस पे कोई चेंज नहीं होना। और जब हाइपरक्रोमिक हाइपोक्रोमिक होती है तो वहां पे हमारा लैम्डा मैक्स चेंज नहीं होता, केवल हाइट कम हो जाती है, एब्जॉर्बेंस की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाती है। बस ये अच्छे से याद रखोगे आप। Which of the following use as the indicator in the Woolard method of titration? वोलार मेथड होती है टाइटेशन की, उसमें कौन सा इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें हमारा फेरिक एलम एज अ इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, फेरिक एलम होगा। फेरिक एलम एज अ इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं, तो ये आंसर क्या होगा, फेरिक एलम हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो वोलर मेथड जो होती है इनडायरेक्ट एंड बैक टाइटेशन मेथड होती है विच इन एक्सेस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट added to the chloride containing sample solution. The excess silver ion back titrated is using the standard solution of the potassium ammonium thiocyanate with ferric ion as a indicator. तो इसी को अपन बोलते हैं फेरिक एलम इंडिकेटर बोलते हैं। तो यही हमारा है फेरिक एलम, इसको ध्यान रखना, ये क्या है हमारा फेरिक एलम इंडिकेटर हो जाता है, यही है हमारा फेरिक एलम इंडिकेटर। ठीक है, इसके बाद है इप्सम सॉल्ट, किसका फार्मूला, इप्सम जो होता है, इप्सम जो होता है हमारा, जिप्सम अपन ने पहले देखा था, CaSO4 हाफ H2 होता है जिप्सम। तो इप्सम होता है मैग्नीशियम सल्फेट वाला होता है, मैग्नीशियम सल्फेट को क्या बोलते हैं हम लोग, इप्सम बोलते हैं। कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। ठीक है, ये फेरस सल्फेट ग्रीन विट्रॉल कहलाता है, और मैग्नीशियम सल्फेट क्या कहलाता है हमारा, एप्सम सॉल्ट कहलाता है। ध्यान रखना, ये एप्सम सॉल्ट, देखो एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम रहता है सल्फेट। ठीक है, याद रखना है आपको। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन है विटामिन का, मैंने पहले भी कहा है विटामिन को अच्छे से याद रखना, मैंने बताया भी था थायोरब्बा पेंट नया प्यारा सा, ये है। तो थायो से विटामिन B1 था, थायमीन था, राइबोफ्लेविन B2 था, पेंटोथेनिक B5 था, यहाँ पर निएसिन B3 था, पायरिडॉक्सिन B6 था हमारा, और ये आपका साइनाकोबालामिन विटामिन B12 है। इनको अच्छे से याद रखना। टोटल कितने विटामिन होते हैं, 13 होते हैं। वाटर सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं, कीड़ा के अलावा जितने विटामिन है सब वाटर सॉल्युबल होते हैं। फोलिक एसिड को कौन सा विटामिन बोलते हैं, ठीक है, विटामिन H बायोटिन होता है। तो ये सब चीजें अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो इसमें देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए, विटामिन B6 होगा। फोलिक एसिड जो होता है वो विटामिन B9 कहलाता है, और B7 हमारा बायोटिन कहलाता है। याद रखना, B7 कौन होता है, बायोटिन होता है। इप्सम हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 हो गया, ये उसका राइट आंसर है। ये देखो विटामिन B1, ये सब मैंने नाम आपको बता दिए, इसमें ऐड कर लेना आप लोग विटामिन B7, बायोटिन रहता है ये, इसको अपन विटामिन H भी बोलते हैं। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज द मेडिकेशन एडरेंस। ठीक है ना, ये क्या कहलाता है, अगर कोई मेडिकेशन को ज्यादा ले रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको मोटिवेशन देना पड़ेगा कि भाई ये छोड़ दो इसको, एडिक्शन जैसा है,
सपोर्ट देना पड़ेगा और उसको पेशेंट को थोड़ा सा जानकारी देना पड़ेगी कि भैया ज्यादा मॉर्फिन को मत लो, मॉर्फिन बॉडी के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, तुम्हारे परिवार पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें उसको समझाना पड़ेंगी, प्रॉपर मोटिवेशन देना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा। पेशेंट को अपन प्रॉपर काउंसलिंग कर देंगे तो वो हो सकता है मेडिकेशन एडरेंस मतलब मेडिकल से एडिक्शन है वो उससे दूर हो जाएगा। ठीक है, एसेंशियल टूल ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ का सबसे एसेंशियल टूल क्या है? देखो, कम्युनिटी हेल्थ समझते हो, हमारी भाई पॉपुलेशन की जो हेल्थ है, ठीक है ना, जो स्वास्थ्य लेवल है उनका, उसके बारे में हमको बात करना है। ठीक है, तो इसमें देखो फिलोसफी तो कोई काम करेगी नहीं ना, साइकोलॉजी काम करेगी। हमारा हेल्थ एजुकेशन, हमको उनको भाई समझाना पड़ेगा भैया कि हैंड धोना चाहिए, हैंड धोने के कितने स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप्स होते हैं। आप अगर हैंड अच्छे प्रॉपर वॉश करेंगे, प्रॉपर आपको हाइजीन ही मेंटेन करना है, आप अपने घर में जो होता है वाटर इकट्ठा नहीं होने देंगे, उसमें हो सकता है मॉस्किटो के होने लगते हैं। ये सब चीजें जो होती हैं ये बताएंगे तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये हेल्थ एजुकेशन जो होता है कम्युनिटी हेल्थ का इंपॉर्टेंट टूल होता है भाई मेरे। विच आर द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट समझते हो, फार्मासिस्ट तो सब है, जिनने बी फॉर्म कर लिया, एम फॉर्म कर लिया, पीएचडी कर ली, सब फार्मासिस्ट है। ठीक है, लेकिन क्लिनिकल वो कहलाता है जो हॉस्पिटल में काम कर रहा है, रोज पेशेंट को दवाइयां दे रहा है, उनकी काउंसलिंग कर रहा है। क्लिनिकल वर्ड कहीं पे भी लग गया, मतलब वो क्लिनिकल, जैसे मैंने बोला क्लिनिकली अप्लाइड ड्रग, तो बोल रहा है भाई ह्यूमन में यूज हो रही है। अभी मैंने बोला क्लिनिक, क्लिनिक वर्ड जानते हो, क्लिनिकल मतलब होता है कोई भी काम ऐसा करें कि जिसमें ह्यूमन वेलफेयर हो, तो वो क्लिनिकल कहलाता है। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट भाई पेशेंट्स को दवाइयां दे रहा है, उनको काउंसलिंग कर रहा है उनके वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, करता है, पेशेंट को सलाह भी देता है। ठीक है ना, ऑडिटिंग ऑफ मेडिकेशन, और ये भी सही है, तो इसमें सभी आंसर सही होंगे। दिस ऑल आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लिनिकल फार्मा। जैसे मैं बोलूं रिसर्च फार्मासिस्ट है कोई, तो भैया रिसर्च वाले को कोई मतलब नहीं है पेशेंटेशन से, उसका काम क्या है, उसको केवल ड्रग बनाने हैं। ठीक है, ड्रग बना के रख देगा, वो उसकी टेस्टिंग कर लेगा, सब कर लेगा, पेशेंट से कोई उसकी डीलिंग नहीं है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट या क्लिनिकल डॉक्टर बोल दो या क्लिनिकली कुछ भी बोल दो, तो मतलब ये है कि आप वो बात किसकी होने लगी, ह्यूमन बींग्स को उस चीज को डायरेक्टली अप्लाई किया जा रहा है। जैसे क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल क्या है, क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स पर एक्सपेरिमेंट करते हैं ड्रग का, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्लिनिकल ट्रायल बोलने लगते हैं। समझ गए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं। तो ये उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ऐसा नहीं है कि आप सोचो क्लिनिकल वर्ड कहीं भी लगे समझ जाना अच्छे से। क्लिनिकल फार्मासिस्ट की क्या क्या जिम्मेदारियां, देखो जिम्मेदारियां तो यार बहुत है। ठीक है ना, पेशेंट की कंडीशन को देखना है, उसकी नीड को डिटरमाइन करना, उसको प्रॉपर मेडिकेशन देना, ठीक है, प्रॉपर डोज और उसकी फ्रिक्वेंसी के बारे में बताना, ट्रीटमेंट रेजिमेन जो होता है उसको बताना कि भैया इसको लोगे, अच्छे से खाओगे, आपको टीबी हो गई है, आपको HRJD जो है ना ये भैया 6 महीने तक खानी है, ये हमारे गवर्नमेंट का प्लान है, डायरेक्ट ऑब्जर्व डॉट थेरेपी जिसको बोलते हैं। तो ऐसा उनको समझाना। ठीक है ना, और अगर मान लो जैसे मान लो इस केस में रेफेम्सन दिया गया उनको, तो उसको बता देना भैया रेफेम्सन जो होती है इसमें यूरिन का कलर रेड हो जाता है, तुम चिंता मत करना, तुम्हारा ऐसा नहीं हो रहा कि ब्लड निकलने लगा यूरिन में। तो ये सब चीजें ही तो इसका पार्ट होती है, उनको पूरा बताना। जैसे अपन ने मान लो उनको डॉक्सीसाइक्लिन दिया, तो बोलेंगे भैया यार जब डॉक्सीसाइक्लिन खाओ तो भैया आपसे निवेदन है भैया मेरे दूध मत पीना, मिल्क मत लेना। अब उसको बताना थोड़ी, वो थोड़ी समझेगा कि उसको बोलना वो कैल्शियम से भाई कॉम्प्लेक्स बन जाएगा नॉन एब्जॉर्बेबल, तुम्हारे लिए कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा ना ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, तो उसको तो बोल दो भैया इनको नहीं लेना। जैसे क्यूनिन दोगे उसके लिए, तो दे दिया भैया क्यूनिन को बता दिया उनको कि साहब इसको आपको क्या करना है, टैबलेट तो खाना है लेकिन दूध के साथ लेना, क्योंकि इसमें क्या होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है। उसको नहीं बोलना, हमें पता होना चाहिए ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, तो तुम जब मिल्क पियोगे तो शक्कर तो उसमें डालोगे भाई मेरे। तो इस तरीके से, जैसे आपसे बोला सिट्राजीन, तो बोल दिया भैया इसको नाइट में ही लेना है, सिट्राप्रोटेक को नाइट में ही लेना है, समझ रहा है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो होते हैं या हमारे H2 ब्लॉकर होते हैं, इनको एम्प्टी स्टमक लेना है। तो ये सब चीजें किसका पार्ट होती है, पेशेंट की काउंसलिंग का ही पार्ट होती है। ठीक है, अब आता है पेशेंट काउंसलिंग हेल्प्स टू। पेशेंट की जो काउंसलिंग होती है वो क्या हेल्प करती है। ठीक है, तो केमिकल स्ट्रक्चर भाई ये तो कोई बात ही नहीं होती यार। अब उसको क्या मतलब कि क्या पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर है, क्या एस्पिरिन का है, क्या एजिथ्रोमाइसिन का है, उसको थोड़ी कोई मतलब, पढ़ने वालों के काम की चीज है। डेवलप बिजनेस रिलेशनशिप विद द फार्मासिस्ट, ठीक है, तो ये भी कोई मतलब का नहीं है, बिजनेस पेशेंट की काउंसलिंग है, यहाँ बिजनेस का कोई काम ही नहीं है। मोटिवेट द पेशेंट टू टेक द मेडिसिन फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ हिज और हेल्थ स्टेटस। ठीक है, अगर आप उसको प्यार से बोल ही दोगे ना पेशेंट के लिए कि भाई
इस दवाई को ले लो, आप 2-3 दिन में बढ़िया हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइकोलॉजिकली वो ठीक हो जाएगा। और तुम बोल दो, वो पूछेगा साहब हम इससे ठीक हो जाएंगे, फार्मासिस्ट ने बोल दिया काउंटर, अरे यार तुम कहाँ लगे हो, बिल्कुल नहीं होना तुम्हें ठीक ही, तुम तो निपट जाओगे, ऐसा बोल देगा तो वो बेचारा ठीक हो रहा होगा तो नहीं होगा। समझ रहे? तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, अगर हम हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या हेल्थ केयर सेक्टर में वर्क करते हैं तो हमको हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए। अपन को कभी क्या नहीं करना चाहिए, चिड़चिड़ाना नहीं चाहिए, अरे जाओ तो तुम इधर से, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कल को आप पहुंचेंगे तो अच्छे से करो अपना पूरा काम प्रॉपर। कभी अपन को अपने काम, जो अपना काम है, ठीक है ना, वो उसको अच्छे से करना चाहिए प्रॉपर पूरा। अगर आपको काउंसलिंग का है भाई, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो प्रॉपर उसकी काउंसलिंग करो, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ द टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रेंज कितना होता है? 150 टू 200 mg डेसीलीटर होता है, ठीक है। और इसमें एचडीएल जो रहता है वो हमारा अच्छा रहता है, ये भाई 50 से 30 इस अराउंड में रहता है। ये ज्यादा होना चाहिए, ये सब कम होने चाहिए, ठीक है। ये देखो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, अगर हमारा 200 से कम है, 150 टू 200 तो बेटर होता है, ठीक है। और 200 टू 239 ये बॉर्डर लाइन कहलाता है। और अगर 240 से ज्यादा तो हाई केस में आ जाता है। तो इसमें क्या चांसेस होते हैं, रिस्क क्या है इसमें? इसमें होता ये है कि अगर हमारी कोरोनरी आर्टरी में ये धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगता है, फिर अगर हाई ब्लड में रहता है तो इससे इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। इससे होता है हार्ट में ऑक्सीजन कम जाती है, तो एंजाइना का अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, जिसको लोग बाग क्या बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, ब्लड गाढ़ा हो रहा है। ब्लड गाढ़ा नहीं हो रहा, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो इससे वो डिपॉजिट होने लगा है ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। Which of the following is the chairperson of the district registry authority? ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्री ऑफ का चेयरपर्सन कौन होता है, ठीक है ना। तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर जो रजिस्टरिंग होती है अथॉरिटी, मतलब हमारे फार्मेसी वाले, उसका जो चीफ होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, डीएम साहब ही रहते हैं हमारे में, ठीक है ना। सीएमएचओ जो रहता है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, डिप्टी डायरेक्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है जो, ठीक है। डीएचओ का कोई काम नहीं है, डीएचओ पहले काम करता था, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। डीएचएस तो आपका कैपिटल लेवल पर होता है, तो ये इसका आंसर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही आएगा। इसके बाद है बीसीएस क्लासिफिकेशन सिस्टम है, क्या बताता है बीसीएस, ठीक है ना। बीसीएस जो है आपको हाई सॉल्युबिलिटी रहती है इसमें, हाई यहाँ सॉल्युबिलिटी, यहाँ परमेबिलिटी हाई हाई रहती है तो क्लास 1, ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्या होता है, लो सॉल्युबिलिटी हाई परमेबिलिटी, ठीक है ना। हाई सॉल्युबिलिटी लो परमेबिलिटी और लो लो, ऐसी 4 क्लास होती है हमारी। तो ये सॉल्युबिलिटी को भी बताता है और परमेबिलिटी को भी बताता है, चारों चीजों को बताता है भाई। तो इसमें सॉल्युबिलिटी है और परमेबिलिटी दोनों को एक्सप्लेन करता है बीसीएस सिस्टम, ठीक है। तो बीसीएस सिस्टम को ध्यान रखना है। देखो बीसीएस सिस्टम की क्लास 1 क्या है, एक याद कर लो आप, तो देखो सबको याद मत करना वरना दिक्कत में आ जाओगे। मैं तो ऐसे याद करेंगे, देखो HIHL ये है, ठीक है। तो ये एक याद कर लो सॉल्बिलिटी वाला, HL तो लिख लोगे, नहीं लिख पाओगे, HL लिख लो। ये सॉल्बिलिटी वाला है, यहाँ परमिलिटी है, तो पहली क्लास में दोनों हाई है, ये भी आ गया। जब ये लो है तो ये हाई रहेगा, ठीक है। ये हाई है तो बेटा ये लो रहेगा, और बाकी में लास्ट में लो लो है, तो याद हो जाएगा आपको। और आप रटोगे तो भूल जाओगे। क्लास 1 में क्या होता है, हाई सॉल्बिलिटी होती है, हाइपरबिलिटी होती है। क्लास 4 में क्या होता है, लो सॉल्बिलिटी लो परबिलिटी। क्लास 2 में क्या होता है, लो सॉल्बिलिटी हाइपरबिलिटी होती है। क्लास 3 में हाई सॉल्बिलिटी लो परबिलिटी होती है। तो ट्रिक मैंने क्या बताया उसके अकॉर्डिंग चलो तो आप बिल्कुल बन जाएगा आप पे। कैसे करना है देखो मैं आपको बताऊं, क्या करना है आपको। यहां पर देखो आप ऐसा कर लो, HL लिख लो और HL लिख लो, इतना लिख सकते हो। यहाँ सॉल्बिलिटी लिख लो, यहाँ परबिलिटी लिख लो, दोनों में हाई आई है, यहाँ लो लो है। यहाँ पे आपका क्या रहता है, ये जो सॉल्बिलिटी तो लो है, ये लिख लिया अपन ने, ये हाई रहेगा, ये हाई है तो ये लो होगा। ये पूरा हमारा क्लास बन जाती है, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाई सॉल्बिलिटी हाई परबिलिटी क्लास 1, लो सॉल्बिलिटी हाई परबिलिटी क्लास 2, ठीक है ना। और जो क्लास 3 है, हाई सॉल्युबिलिटी लो परमिलिटी, क्लास 4 लो सॉल्युबिलिटी लो परमिलिटी, ये हमारी क्लास 4 हो जाती है, ठीक है। तो याद हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा बताइए, बहुत सिंपल सी चीज है, इसको अच्छे से याद कर लोगे आप लोग, ठीक है ना।
हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स एनरोल इन द फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये कि फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में कितने पार्टिसिपेंट्स को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में हम कितने पार्टिसिपेंट्स को ले सकते हैं। तो पहली चीज तो देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें ऑप्शंस थोड़ा सा ऐसा कर दिया गया है, बहुत नियर कर दिए गए हैं। ये दोनों ही सही है मेरे हिसाब से। देखो इसमें क्या होता है, 10 to 80 तक हम ले सकते हैं, तो ये 10 to 80 दोनों में, तो दोनों सही है। इसको मैं आपको पूरा अभी बता देता हूँ, क्लिनिकल ट्रायल का क्या कॉन्सेप्ट है पूरा, वो सब मैं आपको समझा देता हूँ, और उसको फॉलो करना, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे इसका आंसर उन्होंने दिया है 20 to 80 मोस्ट करेक्ट के फॉर्म में, बट हमारा ये भी सही आंसर है। ठीक है, वो भी गलत नहीं है। तो क्लिनिकल ट्रायल जो होते हैं, देखो यहाँ पर फेज 1 होती है, फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल होती है। ठीक है, फेज 2 होती है, फेज 3, फेज 4 होती है। फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में 10 to 80 ये बेस्ट फिगर है। यहाँ 100 टू क्या रहेंगे, 300, यहाँ 1000 से 3000। और जो होते हैं हमारे बीए जो होता है फेज 4, ये पोस्ट मार्केटिंग स्टडी होता है। कंपनी अपने एजेंट्स को भेजती है मार्केट में और लोगों से पूछती है, भैया हमारी दवाई खाई थी, या डॉक्टर से पूछेगा, यार हमने आपको जो लिखवाए थे डॉक्टर साहब से, कोई पेशेंट आपको रिपोर्ट करने तो नहीं आया, उससे कोई समस्या हुई, तो वो कहलाता है पोस्ट मार्केट स्टडी। क्या कहलाता है, पोस्ट मार्केट सर्वाइलेंस कहलाता है, उसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट मार्केट सर्वाइलेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिनिकल ट्रायल को आपको बता देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चंस आता है। क्लिनिकल ट्रायल को अपन 2 मिनट में पूरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। एक प्रोसेस होती है ड्रग डेवलपमेंट। ड्रग डेवलपमेंट मतलब हमको एक इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग से क्या चाहिए, न्यू ड्रग एप्लीकेशन चाहिए। तो भाई हमको बहुत सारी सीढ़ियां पार करना पड़ती हैं। कौन कौन सी सीढ़ियां रहती है, पहले नंबर पर तो देखो आपको ड्रग का सिंथेसिस करना पड़ेगा या उसको बायोलॉजिकल सोर्स। तो पहला पार्ट तो रहेगा सोर्स, फिर उसका आप क्या करोगे, इनवाइट्रो स्टडी करोगे लैब में, फिर उसका इनवाइवो करोगे मतलब एनिमल टेस्टिंग करोगे। जब ये कंप्लीट हो जाएंगी तो अपनी रिपोर्ट बना के सीडीएससीओ को यहाँ सबमिट कर दोगे। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे इंडिया का जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी होता है, वो उसको पूरा रिव्यू करेगा और ग्रांट कर देगा परमिशन। इसके लिए अभी ड्रग की परमिशन नहीं मिली आपको कि भैया आप उसको मार्केटिंग कर दो। काय की परमिशन मिलेगी, क्लिनिकल ट्रायल की। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब ही होता है ह्यूमन में टेस्टिंग करना है आपको। काय में करना है, ह्यूमन में टेस्टिंग। तो ये जो पहले का जितना पार्ट होता है क्लिनिकल ट्रायल के पहले का, ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल। क्या बोलते हैं इसको, प्री क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं। ठीक है, प्री क्लिनिकल ट्रायल है, कई बार इसमें 2 साल से 5 साल का समय लग जाता है प्री क्लिनिकल ट्रायल में। ठीक है, अब जब आपका सब अच्छा रहा, बढ़िया रहा, आप लोग ठीक है, सीडीएसयू आप सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, और फिर आपको परमिशन मिल गई क्लिनिकल ट्रायल की। अब क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन है, ह्यूमन पे टेस्टिंग करना है। तो फिर ह्यूमन पे ऐसा तो होगा नहीं कि उठा के दे दो डायरेक्ट टेस्टिंग करो, उसके भी स्टेप्स हैं। पहला फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल होता है, फेज 2 होता है, फिर फेज 3 होता है। जैसे ही 3 कंप्लीट कर लेती है कंपनी, ये क्वेश्चन कई बार आता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होगे कि फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल जो है वो कंप्लीट हो गया तो ड्रग फिर मार्केट में आ जाती है। तो ग्रांट द परमिशन फॉर मार्केटिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो कुछ एडिशनल फेजेस भी क्लिनिकल ट्रायल के आपको देखने मिलेंगे। फेज 0 जो होती है ह्यूमन माइक्रो डोजिंग स्टडी कहलाती है, ये टू स्पीड अप द ड्रग डेवलपमेंट। ये ह्यूमन माइक्रोडोजिंग स्टडी, अपन को ड्रग को जल्दी लाना है मार्केट में। भाई ऑप्शन ही नहीं है, कोई बीमारी फैल गई है, कोई जैसे कोविड था उस टाइम पे, जो ड्रग मिली उसको अपन ने बोल दिया ठीक है कर लो यूज। और एक होता है फेज 5, वो होता है कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च। कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च मतलब समझते हो, अपने लोग जाएंगे पॉपुलेशन से पूछेंगे, यार मेरा ये वाला ओआरएस ले रहे हो आप, इलेक्ट्रॉल वाला आपको कैसा लगता है, अच्छा है कि नहीं। तो वो कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च, ये जो है ना, ये हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में नहीं है। अगर आपसे कोई नंबर पूछता है क्लिनिकल ट्रायल में कितनी फेज होती है, तो 4 होती है। कौन कौन सी होती है, फेज 1, 2, 3, 4 होती है। कब परमिशन मिल जाती है, फेज 3 के बाद परमिशन मिलती है। अब अगर कोई पूछे कि फेज 0 भी यार मैंने कहीं लिखा देखा था, तो उनको बताना है ह्यूमन माइक्रो डोजिंग स्टडी होती है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ रहा फेज 5 क्या होता है, तो कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इतना हो गया। अब और भी चीजें जो पूछी जाएंगी आपसे एग्जाम में वो बताते हैं। क्लिनिकल ट्रायल जो होता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक किस शेड्यूल में आता है, ये आता है बेटा शेड्यूल 22 में। किसमें आता है, हमारे शेड्यूल 22 में आता है। ठीक है, इसकी जो फेजेस होती हैं, फेज 1 है, फेज 2 है, फेज 3 है और फेज 4 है। इस फेज 4 तो हमारा पोस्ट मार्केट सर्वाइलेंस कहलाता है। इसको बोलते हैं पोस्ट मार्केट सर्वाइलेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोस्ट मार्केट सर्वाइलेंस। ठीक है, पोस्ट मार्केट सर्वाइलेंस है जब ड्रग मार्केट में आ जाती है तो उसके बाद कंपनी उसको देखती रहती है कोई सीवियर एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा। ठीक है,
तो फेज 1 का नाम क्या होता है, ये बहुत एग्जाम में पूछते हैं, ये कहलाती है ह्यूमन फार्माकोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, ये जो होता है थेरेपेटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल, थेरेपेटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल, ये जो होता है इसको बोलते हैं थेरेपेटिक कंफर्मेटरी ट्रायल या थेरेपेटिक एवेल्यूएटरी। देखो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। फेज 1 जो होता है ये किसी पेशेंट में नहीं करते, ये हमारे लगभग 10 to 80 हम हेल्दी ह्यूमन बींग्स लेते हैं, हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स पर टेस्ट करते हैं, नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल पैरामीटर देखते हैं, जैसे फार्माकोकाइनेटिक हो गया, बीपी है, हार्ट रेट है, ईसीजी, ये सब चेक करेंगे। ड्रग का थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं देखते, तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी को कंसीडर करता है। किसको कंसीडर करता है, सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी को, फेज 1। और नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल पैरामीटर को मेजर करता है, हेल्दी ह्यूमन बींग्स में होता है। अब आता है फेज 2। फेज 2 में जैसे मान लो हमने एंटीमलेरियल ड्रग बनाई, तो अब ये जो फेज 3 होगा ना, ये मलेरिया के पेशेंट पे किया जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं थेरेपेटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल। हमको थेरेपेटिक इफेक्ट निकालना है, इसमें हम निकालते हैं एफिकेसी ड्रग की, और इसको वही हम करते हैं लगभग आपका 100 to 300 पेशेंट्स पे करेंगे। किस पे करेंगे, पेशेंट्स पे करेंगे आप। ठीक है, फेज 2 किस पे होता है, पेशेंट पे, और इसका मेन प्राइम ऑब्जेक्ट क्या होता है, एफिकेसी को निकालना। तो पेशेंट की भी जिंदगी है, पेशेंट की भी सेफ्टी टॉक्सिसिटी निकालोगे कि नहीं। कि आपने कहा साहब हमने तो फेज 1 कर लिया था, हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो हमने तो कर लिया, तो हम फेज 2 में पेशेंट में ये देख लेंगे तो उसका मलेरिया ठीक हुआ कि नहीं। मलेरिया तो साहब उसका ठीक हो गया, 10 दिन बाद वो निपट गया। तो ये नहीं है, आपको प्राइम ऑब्जेक्ट तो फेज 2 का क्या है, एफिकेसी को निकालना है, लेकिन अलोंग विद द कंसीडरेशन ऑफ द सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका। अब आता है थेरेपेटिक कंफर्मेटरी। भाई थेरेपेटिक इफेक्ट है, इंडिया में हो गया, जरूरी थोड़ी ना अमेरिका वालों को काम करे वो ड्रग। तो अलग अलग डिफरेंट रीजन्स के लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स को लेना है। यहाँ पर कितने लेना है, 1000 से ले जाके 3000 लेना है। अलग अलग कंट्री में करना है आपको, मल्टी सेंटर्स में क्लिनिकल ट्रायल, और सब पर इफेक्ट देखना है। तो एफिकेसी जो है हमारी, जो थेरेपेटिक इफेक्ट है, पहले हमने उसको 100 लोगों में देखा एक रीजन के, अब हम उसको हजारों लोगों में देख रहे हैं। तो वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसका, क्या कर रहा है, वेरिफिकेशन बोल दो उसको, कंफर्मेशन बोल दो, एवेल्युएशन बोल दो, तो ये करते हैं हम लोग। तो ये हो गया। अब जब ये सब सही रहता है हमको परमिशन, इसमें भी आपको सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी को कंसीडर करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप, फेज 1 में ओनली सेफ्टी टॉक्सिसिटी होती है, फेज 2 3 में एफिकेसी है, लेकिन सेफ्टी टॉक्सिसिटी को ध्यान रखना है। पोस्ट मार्केट सर्वाइलेंस क्या करता है, पोस्ट मार्केट जो सर्वाइलेंस होता है आफ्टर ड्रग मार्केटिंग, अगर उसमें कोई एडवर्स इफेक्ट रिपोर्टेड हो जाता है तो कंपनी की रिस्पांसिबिलिटीज है, फिर से पूरा क्लिनिकल ट्रायल करो या उस चीज को क्या करो, करेक्ट करो। ठीक है, ये जो क्लिनिकल ट्रायल के फेज 1 फेज 2 3 है, इनके इसमें लगभग 2 to 10 इयर्स का समय लग जाता है हमारे लिए। ठीक है, इतना आसान नहीं होता। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ ड्रग डेवलपमेंट। ड्रग डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, ड्रग डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये स्टेप होता है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। देखो आगे वही चीज जो मैं आपको बता चुका हूं। देखो परमिशन टू एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ न्यू ड्रग टू ह्यूमन, ठीक है ना, परमिशन टू एडमिनिस्ट्रेट न्यू ड्रग टू द एनिमल, परमिशन टू मार्केट अ न्यू ड्रग, परमिशन टू मैन्युफैक्चर न्यू ड्रग। देखो मैन्युफैक्चर की तो बात एकदम नहीं है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग का मतलब होता है रिसर्च करना है हमको। ठीक है ना, तो ये परमिशन टू एडमिनिस्ट्रेशन अ न्यू ड्रग टू द ह्यूमन। अब हम न्यू ड्रग कर रहे हैं, देखो हम हमेशा ह्यूमन में न्यू ड्रग को करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको रिसर्च करना है, और उसके लिए जो ड्रग होती है उसको आईएनडी बोलते हैं। आईएनडी जब हमारा प्री क्लिनिकल ट्रायल और क्लिनिकल ट्रायल पास कर लेता है तो वही एनडीए कहलाता है, न्यू ड्रग कहलाता है। फिर जब वो न्यू ड्रग बन जाती है तो कंपनी फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने लगती है। समझ रहे हो, कंपनी मैन्यू अपन जैसे मान लो नई ड्रग बनाए तो अपन पहले से रख लेंगे 10 लाख टैबलेट बना के, क्या उसकी पहले अपन भाई कम बनाएंगे, परमिशन मिल जाएगी तब उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। समझ रहे, और परमिशन टू द मार्केट जब मिलेगी जब हमारा एनडीए कहलाता है। किसको क्रॉस कर लेगा, फेज 1 फेज 2 और फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल को क्रॉस कर लेगा तब वो कहलाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। क्लिनिकल ट्रायल में देखो एक एरर और होती है, एरर भी पूछ लेते हैं कई बार। एरर में देखो क्लिनिकल ट्रायल में एक होती है अल्फा एरर, यहीं पे बता देता हूं। अल्फा एरर होती है, यहां पे एरर जो है ना नॉट एग्जिस्ट, कोई एरर नहीं है एक्चुअल में, लेकिन हमारे कैलकुलेशन में एरर प्रेजेंट हो गया, एरर प्रेजेंट है यहां पर। ठीक है, प्रैक्टिकली नो एरर बट थ्योरेटिकली एरर प्रेजेंट रहता है, मतलब हमारा सब कुछ सही है लेकिन थ्योरेटिकली तो एरर नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकली का बेटा जो होता है, आप जानते हो बेटा जो होता है माँ बाप को हमेशा मूर्ख बनाता है।
एरर तो गलती तो करके वो आता है लेकिन छुपा जाता है। तो इसमें देखो एरर प्रेजेंट है हमारे प्रैक्टिकल में एरर है बट नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं हो रही, हमको दिख नहीं रही है, तो वो बीटा एरर कहलाती है। याद रखना ये अल्फा बीटा एरर्स होते हैं हमारे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग क्या होता है? एक हमारा प्रॉपर एप्लीकेशन होता है जिसमें हमें न्यू ड्रग की क्या चाहिए? परमिशन चाहिए। अब आता है यहाँ पर ग्लूकोमा इज द रिजल्ट ऑफ, देखो ग्लूकोमा यार क्या है? ग्लूकोमा में ग्लूकोज थोड़ी ना बढ़ जाता है। ग्लूकोमा में हमारा इंट्राओकुलर टेंशन जो होता है 20 mmHg से ज्यादा हो जाता है। भाई हमारी आंख का जो गोला है ना उसके अंदर प्रेशर है, प्रेशर ज्यादा बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? वहां पे दिक्कत आती है। तो जो क्या क्या होता है इसमें, देखो सबसे पहली चीज प्रेशर अगर बढ़ेगा, ठीक है ना, तो प्रेशर बढ़ेगा तो यार सबसे ज्यादा लोड तो ऑप्टिक नर्व पे आना है, तो स्पेशली इसमें ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाती है, ऑप्टिक नर्व हमारी क्या होती है? धीरे धीरे डैमेज होती चली जाती है। तो देखो ग्लूकोमा जो होती है उसमें इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ता है तो उसका सीधा रिजल्ट हमको हमारी ऑप्टिक जो नर्व होती है वो क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। व्हाट इज द अर्ली साइन एंड सिम्टम ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस? रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सबसे साइन क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होती है? आपकी ऑटोइम्यूनिटी डिसऑर्डर होती है। इसमें हमारी एंटीबॉडी बनने लगती है और जो जाके क्या करती है? ज्वाइंट्स वगैरह में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसमें हमारे हम डिसीज मॉडिफाइंग ड्रग यूज करते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग को यूज करते हैं इसमें। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखो ज्वाइंट पेन होना है, टेंडरनेस, रेडनेस ये होगा। ज्वाइंट रेंज भी आपको मोशन कम हो जाएगा। पहले मान लो हम इतना कर लेते हैं तो ऐसा, फिर हम इतना कर पाएंगे। लिम्पिंग होने लगेगी। ऑल द अबव, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द अबव हो जाएगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होगा? फिर आपका ऑल द अबव हो जाएगा। ये देखो आर्थराइटिस, ठीक है, बहुत डेंजर डिसीज होती है। इसके बाद होता है एग्रोफोबिया। क्या होता है? ठीक है ना, एग्रोफोबिया क्या होता है? भाई हम खुले में जाएंगे और हमें डर लगने लगेगा। खुले छत पे चले गए 10 मंजिल के, डर गए, पता नहीं ये आसमान हमें खा ना जाए, तो वो क्या कहलाता है? आपका एग्रोफोबिया कहलाता है, ठीक है ना। एग्रोफोबिया जो होता है ये होता है फियर ऑफ द ओपन स्पेसेस। फियर एंटरिंग अ ओपन और क्राउडेड प्लेस। क्राउडेड में भी होता है, मतलब ये अल्टीमेटली जैसे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहा है या आपको कोई भाई घूम रहा है, छतों पे घूम रहा है तो दिक्कत है, तो ये है। बायोलॉजिकल फिल्टर यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा यूज करते हैं बताइए? वाटर का प्यूरिफिकेशन हमको करना है, आरओ में कौन सा लगाओगे आप? सैंड जो होता है फिल्टर्स यूज करते हैं। रैपिड सैंड नहीं करता काम। रैपिड में क्या होता है? वाटर है भाई स्लो स्लो होता है, यहाँ पर प्रेशर नहीं दे सकते, तो स्लो सैंड पेपर को यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारे टाइप ऑफ फिल्टर्स हैं। बायोलॉजिकल फिल्टर्स में मैकेनिकल फिल्टर है और स्लो सैंड फिल्टर है, रैपिड सैंड फिल्टर भी होते हैं, ठीक है। तो मैसी जो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए स्लो सैंड फिल्टर को यूज करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी से कौन सी डिसीज हो जाती है बताओ आप लोग? सब बनना चाहिए एक एक करके इन डिसीज के नाम। एनीमिया तो हमारे आयरन कम हो गए, एचबी कम हो गया, फोलिक एसिड कम हो गया, विटामिन बी12 कम हो गया, ये हो गया। स्कर्वी कब होता है? विटामिन सी से। और बेरी कब होता है बताओ जल्दी से, आप लोग दीजिए आंसर। बेरी कब होता है? बेरी जो है ना विटामिन बी1 की कमी से होता है, थायमीन से, ठीक है। तो इसका आंसर तो अपना क्या होगा? ए होगा। ये ऑप्शंस लिखे हैं सभी, देख सकते हो आप। एल्केनेट और एक्यूचिस रेडॉक्सिस ये क्या होता है? इसका नाम पूछा है। एल्केनेट क्या होता है? केमिकल नेम है। ड्राई रूट ऑफ द एल्केना टिंक्टोरिया, ठीक है ना। बोर्गेनियसीज की फैमिली होती है, याद रखना ये। एल्केनेट जो होता है ड्राई रूट ऑफ द एल्केना टिंक्टोरिया, लेकिन सभी में एल्केना टिंक्टोरिया है, लेकिन फैमिली गलत है इसमें। इसमें एल्केना टिंक्टोरिया है, ठीक है, गमी लिखा हुआ है तो ये पार्ट गलत हो गया। ड्राइड फ्रूट लिखा है इसमें तो ये हो गया। देखो इस ऑप्शन में एक चीज आप दिमाग लगाते ना, तो यहां पर देखो आपको रूट देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो रूट यूज होती है इसकी, तो रूट से आप इसको कर सकते हो। पेपर वाले इसी वाला तो है नहीं, तो ये दो ऑप्शंस तो गलत हो जाते हैं अपने। ये एल्केनाइज प्लांट होता है, रूट को यूज करते हैं। एल्केना टिंक्टोरिया ड्राइस एल्केनेट बोलते हैं उसको, अपन सिंपली एल्केनेट बोलते हैं। हर्बेरियस फ्लावरिंग प्लांट होता है, फैमिली का होती है, बॉडी में होते हैं। ये क्या करता है? रेड डाई बनाने में यूज होते हैं। कत्था जानते हो? रेड डाई, उस तरीके से ये काम करता है, रेड डाई बनाते हैं इससे, ठीक है। बेटा तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज करेक्ट अबाउट द पेल कटेचू। पेल कटेचू जो है हमारी
उसके लिए इंफॉर्मेशन आपको ध्यान से अंडरलाइन कर लेना है। यहाँ पर करेक्ट बतानी है, करेक्ट इंफॉर्मेशन बतानी है आपको, करेक्ट बात बतानी है उसके लिए। ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट होता है अनकेरिया गैम्बियर कंटेन द कैटेचिन, ये तो सही लग रहा है मुझे, और भी पढ़ते हैं। ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ द अरेका कैटेचू कंटेन द कैटेचिन, ठीक है ना। अरेका कैटेचू ये क्या है, पेल कैटेचू है, जो सिंपल कैटेचू होती है वो अरेका कैटेचू होती है, तो ये नहीं होगा। गमी सिक्रीशन ऑफ द अनिया गैम्बियर कंटेन द टैनिक एसिड, टैनिक एसिड नहीं आएगा। और ये आपका ड्राइड एक्वस ऑफ द अरेका, अकेसिया कैटेचू नहीं होता, अरेका होता तो फिर भी हम लोग अकेसिया लिखा है, ये तो होंगे नहीं दोनों ऑप्शन, ये है नहीं हमारा, ए ही आंसर इसका करेक्ट होगा, ए आंसर इसका करेक्ट होगा। गैम्बियर और पेल कैटेचू इज द ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रोड्यूस, ठीक है ना, लीव्स एंड यंग ट्विग्स ऑफ द अनकेरिया गैम्बियर, ठीक है, रॉक्सबर्ग फैमिली टू द रूबेसी, ठीक है ना। इसमें आपका कैटेचिन मेनली प्रेजेंट होता है और कैटीचुनिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद जिंजिबर ऑफिशियलिस कंसिस्ट द केमिकल कंस्टिट्यूएंट, ठीक है ना, कि जिंजिबर जो ऑफिशियलिस होता है उसमें क्या क्या केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं, तो बीटा फ्लेंड्रीन होता है, कैम्फिन, सिनियोल, बोरेनियोल, और इसमें आपका दिया है बीटा फ्लेंड्रीन, कार्बिनोल, लिमिनोल, लिमिनोल नहीं होता है इसमें, तो ये ऑप्शन तो हो गई नहीं आपका, ठीक है। क्विसर्टिन भी नहीं होता, यूजिनॉल भी नहीं होता, तो क्लोम में होता है, तो सीधा सीधा आंसर इसका क्या है, बी होगा, बी इज द राइट आंसर, बी अपना एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑयल ऑफ जिंजर है हमारा, जिंजिबर ऑफिशियलिस इसको बोलते हैं। जिंजर ऑयल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ द मोनोटर्पीन्स, जैसे बीटा फ्लेंड्रीन होता है, कैम्फिन होता है, सिनियोलोन होता है, लिनोल, लिमोनिन, सिट्रल होता है, जेरिनियोल होता है, सेट्रोलिना होता है, बोरेनियोल होता है, कुछ उसमें सेस्क्यूटर्पिन भी प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the following test for terpenoid meta-dinitrobenzene solution was added to the alcoholic solution of drug containing alkali on heating gives the following color। ये कौन सा टेस्ट है, देखो टेस्ट आपका टर्पेनॉइड का, पहली चीज तो टेस्ट किसका है, ये टर्पेनॉइड का है। तो जैसे टर्पेनॉइड का टेस्ट है तो इसमें आपको जो टेस्ट होता है हमारा, ये होता है जेमरमैन टेस्ट, वॉयलेट कलर आता है, तो ये याद रख लेना आपको, ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्लियर क्लियर इसको याद रखेंगे। इसमें देखो मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन सॉल्यूशन बाय एडेड टू द अल्कोहलिक सॉल्यूशन कंटेनिंग अल्कली और हीटिंग द वायलेट कलर देता है, कीटो स्टेरॉइड उसमें बन जाता है। विच ग्लैंड्स कंट्रोल द बेसल मेटाबॉलिक रेट, बताओ कौन सा करता है बीएमआर को कंट्रोल, बीएमडब्ल्यू नहीं है, ये बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करती है, अगर थायराइड बढ़ जाता है तो बीएमआर बढ़ जाती है, वेट लॉस होने लगता है। थायराइड अगर हमारा कम हो जाए तो बीएमआर कम होती है, तो हम मोटे होने लगते हैं। यहाँ पर वेट लॉस होता है हाइपर में, और हाइपो में वेट गेन होता है, ठीक है, ये चीजें हैं, ठीक है। उसमें यहाँ पर जो एक्सेसिव कोल्ड, एक्सेसिव हीट लगने लगती है, ठीक है, बीएमआर ज्यादा रहेगा, हीट प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो गर्मी ज्यादा लगेगी, जिनका बीएमआर कम रहेगा उन लोग को ठंड ज्यादा लगेगी, ठीक है। पैराथायराइड नहीं रहता, टेस्टिस नहीं रहता, पैंक्रियाज नहीं रहता, इसका सीधा सीधा बीएमआर का थायराइड ग्लैंड हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्शन ऑफ द एबनॉर्मल एंड इमेच्योर व्हाइट ब्लड सेल्स इन द बॉडी लीड्स टू द, बताइए क्या होता है। अब यार व्हाइट ब्लड सेल की बात चल रही है, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी पूछते हैं कई बार एग्जाम में। व्हाइट ब्लड सेल्स इस बार एमपी फार्मासिस्ट में आया था, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं इनको अपन, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट, और जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं वो क्या है, थ्रोम्बो जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं उसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो इसमें अगर आपका एबनॉर्मल इमेच्योर हमारी भाई डब्ल्यूबीसी बन रही है, तो डब्ल्यूबीसी की कमी होगी, तो ल्यूकेमिया तो होगा ही होगा कि नहीं, मिया लग गया, एनीमिया मतलब आयरन की कमी, ठीक है। ल्यूकेमिया मिया लग गया मतलब क्या है, किसकी कमी, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइट्स की कमी डेंगू में होता है, तो ल्यूकेमिया, एक्यूट ल्यूकेमिया बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, एक्यूट ल्यूकेमिया बोलेंगे। इसमें एल-एस्प्राजिनेज ड्रग ही प्रेफर्ड की जाती है। Which of the following structure is a component of the reflux arc, हमारे reflux arc का कंपोनेंट होता है। रिफ्लक्स आर्क मतलब जो हमारी रिफ्लक्स रिएक्शन होती है उसमें देखो मोटा न्यूरॉन तो रहेगा ही, ठीक है, मोटा न्यूरॉन रहता है, ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता रिफ्लक्स रिएक्शन में, ब्रेन से नहीं सुनता,
खुद कर लेता, हम गर्म प्रेस को छुएंगे, कोई हमको सुई चुबा दे अब भी ऐसे हम हटा लेंगे ऐसा हाथ, समझ रहे हो? ये ब्रेन से नहीं आते सिग्नल, इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स और मोटर ही काम करते रहते हैं अपने दोनों आपस में। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ये देखो, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कार्ड, मोटर न्यूरॉन और मसल्स। ब्रेन को तो बोला भैया हमारे पास समय नहीं है आप तक पहुंचने का, हमको गर्म प्रेस टच हुआ है यार, हमको हटाना पड़ेगा। जैसे मधुमक्खी आ जाए तो मैंने ऐसे कर लेते ना, तो यही तो है हमारा रिफ्लेक्स आर्क। इसमें ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं रहता, ये आपको ध्यान रखना है। रिफ्लेक्स आर्क में ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर happen when heart unable to pump sufficient blood to maintain the adequate circulation। भैया हार्ट का मेन काम क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन को पंप करना। हार्ट का मेन काम क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन को पंप करना। तो उसको अपन बोलेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कार्डियोमायोपैथी, मसल्स में प्रॉब्लम होना। कार्डियक शॉक, भाई का हार्ट बिल्कुल भी वर्किंग नहीं कर रहा है। एंडोकार्डिटिस, इन्फ्लेमेशन आ जाना। सबसे मेन है सीएचएफ, हार्ट आर अनेबल टू द पंप अकॉर्डिंग टू द पेरिफेरल डिमांड, उसको बोलते हैं सीएचएफ बोलते हैं, ठीक है। सीएचएफ की ये कहानी है पूरी। हार्ट की डिसीज को आपको शॉर्ट में बताते हैं, बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता। देखो मैं तो सिंपल सा हार्ट बनाऊंगा, ये हमारा हार्ट है, ये 4 चेम्बर है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये रहता है, इसका मेन काम होता है आर्टरीज में ब्लड को भेजना प्रॉपर। तो अगर हार्ट ब्लड नहीं भेज पा रहा है, ब्लड को रिटर्न नहीं कर पा रहा है, वापस भी नहीं ला पा रहा, वेन से भेज भी नहीं पा रहा, जब वो भेज नहीं पाता तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड हार्ट फेलियर। और जब रिटर्न प्रॉपर नहीं आता तो वो कहलाता है हमारा बैकवर्ड हार्ट फेलियर। यही हमारे सीएचएफ है। एंजाइना जो होता है हमारे हार्ट को मायोकार्डियम जो ऑक्सीजन ब्लड लेता है, हो जाती है हमारी कोरोनरी आर्टरी। अगर ऑक्सीजन के हार्ट की मायोकार्डियम में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो एंजाइना कहलाता है। और अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेट ब्लड नहीं जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा हमारा? वो सीएचएफ कहलाता है, ठीक है। अगर हमारे कंडक्शन सिस्टम में डिफेक्ट हो गया है, ऐसे नोड, एबी नोड में, तो वो आपका क्या कहलाता है? अरिथमिया कहलाता है, ठीक है। हाइपरटेंशन आप जानते हो कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाना रेगुलरली, हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। एएमआई जो होता है एक्चुअल में एंजाइना का अटैक जो होता है, अगर नेक्रोसिस भी हो जाती है हमारे मायोकार्डियम में, क्या हो जाती है? नेक्रोसिस हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको अपन लोग? मायोकार्डियल इन्फेक्शन वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेफिशिएंसी इन डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज द मेजर कॉज द क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म हो जाती है। क्रिटिनिज्म किसकी कमी से होगी? आयोडीन की कमी से हो जाती है। आयोडीन अगर नहीं मिलेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो क्रिटिनिज्म हो जाता है, ठीक है। आयोडीन की डेफिशिएंसी। विटामिन सी का भी, विटामिन बी तो बहुत सारे हैं, विटामिन बी1 वेरी वेरी, तो इसमें आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होती है? क्रिटिनिज्म हो जाती है, ठीक है। क्रिटिनिज्म को ध्यान रखना है। आयोडीन की कमी से क्या हो जाती है? क्रिटिनिज्म हो जाती है। आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होती है? क्रिटिनिज्म होती है। बोनापन बोलते हैं जिसको अपन। क्रिटिनिज्म का मतलब क्या होता है? प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, क्रिटिनिज्म, ठीक है ना। क्योंकि जब आयोडीन नहीं मिलेगा तो हमारा थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा, थायराइड नहीं बनेगा तो बीएमआर प्रॉपर नहीं होगी। तो उस केस में हमको क्या हो सकता है? यहाँ पर थायराइड हार्मोन भी आंसर हो सकता है, लेकिन है नहीं ऑप्शन में। आयोडीन से ही तो हमारा थायराइड हार्मोन क्या होते हैं? आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन होते हैं। पूछ लेते हैं कई बार, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, साइनोकोबालामिन, ठीक है। ऐसे ही आपका आयोडीन कंटेनिंग अगर पूछेंगे हार्मोन तो उसमें आपका टायरोस ये आएगा, थायराइड हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैकेनिज्म ऑफ द मिक्सिंग ऑफ सिल्वर आयन मिक्सचर इज, ठीक है ना। तो ये मिक्सिंग की मैकेनिज्म होती है कन्वेक्टिव, लैमिनर, मॉलिक्यूलर एंड टर्बुलेंस। तो किससे हमारा काम करता है सिल्वर आयन मिक्सचर? किस मेथड से? टर्बुलेंस से काम करता है बेटा ये, ठीक है ना। तो जो सिल्वर आयन, सिल्वर सन मिक्सचर होता है, ठीक है ना, ये सिल्वर आयन लिखा जरूर है क्वेश्चन में, सिल्वर सन है ये, यहाँ पे करेक्ट करें।
सिल्वर्सन मिक्सचर जो होता है टर्बुलेंस मेथड को फॉलो करता है, ठीक है। हाई स्पीड रोटर तो क्रिएट द टर्बुलेंस, इंटेंस स्टीयरिंग फोर्सेस होता है और प्रॉपर मिक्सिंग करता है, ठीक है। डाई टेबल मींस क्या होता है? डाई टेबल मींस क्या होता है? डाई टेबल क्या है? ये डाई टेबल, देखो जो डाई टेबल का मतलब ये जो डाइस में जितना भी हमारा द पोर्शन ऑफ हेड दैट होल्ड द अपर पंच, ये नहीं आएगा। द पोर्शन ऑफ टैबलेट मशीन का क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ हेड दैट होल्ड द लोअर पंच, ये भी नहीं आएगा। द पोर्शन होल्डिंग द डाइस, डाइस को जो होल्ड करता है। द पोर्शन दैट गाइड टू मूवमेंट ऑफ द पंच, इसको बोलते हैं कैम रैक, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इसको बोला जाता है कैम रैक, ठीक है। ये देखो आपका द पोर्शन ऑफ होल्डिंग द डाइस इज कॉल्ड द डाई टेबल, ठीक है, याद रखना है। वैक्यूम ड्रायर इज सूटेबल फॉर द सब्सटेंस, वैक्यूम ड्रायर है, अगर देखो इसमें गर्म ज्यादा होते नहीं है वैक्यूम ड्रायर्स में, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, तो बेस्ट ये रहेगा थर्मोलेवाइल सब्सटेंस के लिए सबसे बेस्ट है। इसके बाद वैक्यूम ड्रायर जो होता है यूज फॉर ड्राइंग द थर्मोलेवाइल अमाइड ऑक्सीडेबल सब्सटेंस, ठीक है। हीलियम साइकोमीटर यूज टू डिटरमाइन द, क्या डिटरमाइन करते हैं? हीलियम साइकोमीटर से ट्रू डेंसिटी को डिटरमाइन करते हैं। ट्रू डेंसिटी एक्चुअल जो मास है वो पाउडर का और जो वॉल्यूम है उसका रेशियो क्या कहलाता है? एक बल्क वॉल्यूम होता है, एक हमारा क्या होता है? ट्रू वॉल्यूम होता है, ग्रेन्यूल वॉल्यूम होता है, तो ये एक्चुअल में उनको ध्यान रखना है। इसके बाद हीलियम साइकोमीटर यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड एंड विस्कस मटेरियल बट आल्सो मेजर द ट्रू डेंसिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सोल्यूट अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। एब्सोल्यूट अल्कोहल बनाना है, डिस्टिलेशन से तो बनती है, अब सब डिस्टिलेशन ही तो दे दिए अपन को, सिंपल तो होगा नहीं, स्टीम भी आंसर नहीं होगा, वैक्यूम भी नहीं होगा, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन कहलाता है। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन क्या होता है? एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन बताएं। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन इज डिफाइंड एज द सेपरेशन ऑफ ऑल द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ द डिस्टिलेशन। अलग अलग उनके क्या होते हैं? बॉइलिंग टेम्परेचर्स होते हैं। एब्सोल्यूट एथेनॉल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रेक्टिफाइड स्प्लिट बाय एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, ये ध्यान रखना है। मॉइस्चर कंटेंट को अपन को निकालना है कैप्सूल सेल में, तो किससे निकालेंगे? द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द कैप्सूल सेल इज डिटरमाइंड बाय टॉलून डिस्टिलेशन मेथड, याद कर लेना, ठीक है ना। टॉलून डिस्टिलेशन मेथड से अपन क्या निकाल लेते हैं? जो कैप्सूल रहता है ना, कैप्सूल में क्या रहता है आपका? मॉइस्चर कंटेंट को निकाल लेते हैं। मॉइस्चर अमाउंट डिटरमिनेशन के लिए टॉलून डिस्टिलेशन मेथड को यूज करते हैं, बेस्ट हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ कीमोथेरेपी, ये मैं पहले बता चुका हूं। पॉल इनरिच साहब थे, ये फादर ऑफ कीमोथेरेपी है। इन्होंने मैजिक बुलेट कॉन्सेप्ट दिया था, मैजिक बुलेट कॉन्सेप्ट, जादुई बंदूक बनाई इनने। अगर ये स्टार हमारी बॉडी में पैथोजन है और जो गोल गोल है ये हमारी ह्यूमन सेल है, ये जाएगा केवल किसको किल करेगा? इनको करेगा, इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, तो वही आपका कहलाता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में जब सब बच्चे देखते हैं ना पहली बार कीमोथेरेपी को, तो उनको लगता है कीमोथेरेपी मतलब एंटी कैंसर ड्रग, ऐसा नहीं है। कीमोथेरेपी एक ब्रॉड ब्रांच होती है जिसका मेन ऑब्जेक्ट होता है सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी टू द पैथोजेंस विद मिनिमम इफेक्ट ऑन द होस्ट सेल, उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। सब एंटीबायोटिक, एंटी वाले जितने हैं, इन्फेक्शियस वाले, वो सब इसमें आएंगे, हमारे पूरे आ जाते हैं कीमोथेरेपी में। देखो जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया आपको, ये वाला क्वेश्चन दिया जैसे कि देखो एक्चुअल में क्या होता है, कीमोथेरेपी हम कैंसर के लिए इसलिए बोलते हैं कि एंटी कैंसर जब ड्रग दी जाती है तो उस केस को हम लोग कीमोथेरेपी बोलते हैं। ये बिल्कुल सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा कि ये कीमोथेरेपी है, ठीक है, क्योंकि एंटी कैंसर जो ड्रग होती है, कैंसर का ट्रीटमेंट की अप्रोच होती है, रेडियो होती है, ठीक है, और सर्जिकल होती है अप्रोच। तो सर्जिकल, रेडियो और कीमो ये दी जाती है, जबकि कीमोथेरेपी तो मतलब ये होगा कि हम एंटी कैंसर ड्रग दे रहे हैं, जो ड्रग सिलेक्टिवली किसको टॉक्सिक है? कैंसर सेल को ज्यादा टॉक्सिन विद मिनिमम इफेक्ट ऑन द होस्ट सेल, तो ये कीमोथेरेपी है। अब अगर आप ऐसी बात करें, मैं बोलूं कि कीमोथेरेपी में केवल एंटी कैंसर ड्रग आती है, तो ये गलत है। हाँ, एंटी कैंसर ड्रग इज द पार्ट ऑफ द कीमोथेरेपी, ये बोल सकते हैं। कीमोथेरेपी जो होता है एक ब्रॉड ब्रांच होता है दैट रिस्पांसिबल फॉर द सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी टू पैथोजेंस, ठीक है ना, विथ मिनिमम इफेक्ट ऑन होस्ट सेल। इसमें सब आएंगे, जितने एंटीबायोटिक भी आएंगे हमारे, एंटीबैक्टीरियल आएंगे, एंटी फंगल, एंटी हेलमेंट, एंटीवायरल, एंटी कैंसर, ये सब आ जाते हैं। इसकी कहानी इतनी सी है कि आपको होस्ट सेल पे कम काम करना है और जो भी पैथोजेन से कैंसर सेल है
उस पर ज्यादा काम करना है, उसको ज्यादा किल करना है आपको, तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी बोलते हैं। इसी सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी का जो इफेक्ट होता है उसी को बोलते हैं मैजिक बुलेट कॉन्सेप्ट, कि जिसको हम चाह रहे हैं वो उसको मार रहा है, ठीक है। तो यही कहलाता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के फादर कौन है, पॉल एनरिच साहब है, अच्छे से याद रखोगे आप लोग, ठीक है ना। कीमोथेरेपी के फादर कौन है, पॉल एनरिच साहब हमारे कीमोथेरेपी के फादर हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर है फादर ऑफ फार्माकोलॉजी क्या होते हैं, सिम्बर्ग कहलाते हैं, अच्छे से याद रखना। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी क्या होते हैं, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी का बात करें तो आर.एन. चोपड़ा होते हैं, रामनाथ चोपड़ा। फादर ऑफ फार्मेसी कौन है, एम.एल. श्राफ है। और फादर ऑफ इंटरनेशनल फार्मेसी विलियम प्रॉक्टर है। फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन होता है, गैलेन होता है, अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन है, गैलेन है, ठीक है। फाउंडर फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी, ये सब नहीं पूछेंगे। फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन होता है, ठीक है, गैलेन होता है, ठीक है। फादर ऑफ फार्मेसी अगर पूछे तो विलियम प्रॉक्टर ही देना। फादर ऑफ कीमोथेरेपी पॉल, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन जो है वेटिंग एंड बेस्ट ने की थी, देखो इंसुलिन का पूछते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन वॉक्समैन ने किया था। डिस्कवरी ऑफ एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट ऑफ प्रोंटोसिल, ये डोमार्ग ने किया था। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटस होते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल है। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस होते हैं, ठीक है। इनको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर द काउंटर ड्रग कैन बी ऑब्टेन विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन। भाई जिनको हमें कोई जरूरत नहीं है हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के उनको ले सकते हैं, ठीक है। वो हमारी कौन सी ड्रग्स कहलाती हैं, उनको बेटा बोलेंगे एसेंशियल ड्रग्स नहीं होती, इसमें नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कहलाएंगे, हम डायरेक्ट जाके ले सकते हैं। जैसे डिस्प्रिन आपको मिल जाएगा, पैरासिटामोल मिल जाएगा, तो ये हमारी नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती है। इनके लिए हमें आपको क्या नहीं चाहिए, डायरेक्ट किसी से पर्चे पे लिखवाने की जरूरत नहीं है, मेडिकल स्टोर वाला दे सकता है और वो दे देता है तो कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं माना जाएगा, वो आपका वैलिड माना जाएगा। ऐसा नहीं माना जाएगा तो उसने अगर आपको मेडिसिन दे दी तो उसने क्राइम कर दिया, उसने कोई क्राइम नहीं किया। उसने कोई भी क्राइम नहीं किया है, ठीक है। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वो होती हैं ऑल द ओवर काउंटर ड्रग दैट कैन बी ऑब्टेन्ड विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन, जैसे स्टेप्सिल्स है, इनो है, पैरासिटामोल है, कोई ऑइंटमेंट है डाइक्लोफेनिक का, तो ये चीजें मिल जाती हैं आपको। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वो होती हैं जिनके लिए रजिस्टर्ड मेडिकल जो डॉक्टर प्रैक्टिशनर है उसका आपको पूरा प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है। जैसे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग सीएनएस की ड्रग्स में ज्यादा चलता है, इनको अपन एनआरएक्स ड्रग बोलते हैं, एनआरएक्स ड्रग कहलाती है हमारी, ठीक है ना। और अगर एक्सआरएक्स लिखा है, ये दोनों का पूछेंगे अंतर। एनआरएक्स लिखा रहता है जो हमारे ये रहते हैं ना सेडेटिव ड्रग्स या जो नार्कोटिक्स है, वो अगर आपके क्या रिटेल के लिए आ रहा है, रिटेल मतलब उसमें मार्क फिनिश्ड प्रोडक्ट है, टैबलेट कैप्सूल है उसके। एक अगर वो बल्क है, बल्क में आ रहा है, एपीआई के फॉर्म में आता है बड़े बड़े कार्टून में, तो उनपे क्या लिखा रहेगा, एक्सआरएक्स लिखा रहेगा। ये कंपनी को जाता है, एक्सआरएक्स को जाएगा कंपनी के, कंपनी उसके प्रोडक्ट बनाएगी तो उनकी लेवल पे क्या लगेगा, एनआरएक्स लगेगा, समझ गए। एपीआई है अगर कोई हमारा नार्कोटिक साइकोटिक सब्सटेंस तो फिर उसमें एक्सआरएक्स है, और अगर उसका अपन ने क्या बना दिया, फिनिश्ड प्रोडक्ट बना दिए, तो वो फिर एनआरएक्स के फॉर्म में आता है, ठीक है। नार्कोटिक एंड साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट या शेड्यूल एक्ट की ये होती है। फिर क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व का क्या काम है, ऑल्फैक्टरी भाई, ऑल्फैक्टरी क्या करती है, अच्छे अगर जलेबी समोसे बन रहे होंगे तो उसकी स्मेल आएगी ना हमारे लिए, तो ऑल्फैक्टरी नर्व का काम क्या है, उसको थैंक यू बोलो भैया, अपन के पास ऑल्फैक्टरी नर्व है तो सेंस ऑफ स्मेल हमारे लिए देती है, ठीक है। तो इसलिए हमें अच्छा लगता है यार खाना पीना करना, ठीक है। ये देखो ऑल्फैक्टरी जो स्मॉल एरिया इन द टेम्पोरल लोब ऑफ द सेरिब्रम, म्यूकस मेम्ब्रेन इन द रूट ऑफ द नोज, ठीक है ना, और सेंस ऑफ स्मेल, ये काम करता रहता है ये ऑल्फैक्टरी का। ऑडियो सेंट क्या होता है, फ्लोरा ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल रहता है, लेटरल रेक्टस मसल्स इन द आई रहती है, मूवमेंट ऑफ द आई करता है एब्ड्यूसेंट, और एक्सेसरी मेडुला ऑब्लंगेटा रहता है, ठीक है ना, स्टाइनोसोलिडोमेस्टोइड रीजन रहता है, ठीक है ना, और मूवमेंट ऑफ द हेड शोल्डर, ठीक है ना, लेरिंग्स एंड फेरिंग्स, ये कौन करता है हमारा, ये वाला रीजन करता है, तो इसको ध्यान रखना, ये वाला रीजन ये वाला काम करेगा। M1 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। M1 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट पूछा उन्होंने, M1 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है तो M1 का नेचुरल काम क्या है, पहले तो ये बताओ। M1 HCl को बढ़ाता है, इस पे नेचुरली हमारी बॉडी में कौन काम करता है, एसिटाइलकोलिन, तो लोगों को अल्सर हो गए भैया, तो उसको रोकने के लिए अपन ने M1 को ब्लॉक किया, तो M1 का सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट चाहिए। ब्लॉक तो एट्रोपिन भी कर देगा लेकिन वो M2 M3 को भी करेगा तो प्रॉब्लम होगी, तो उसमें कौन है हमारा
पायरेनजेपिन टेलेंजेपिन हमारे सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट होते हैं, इनको एंटी अल्सर ड्रग में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एसिटाइलकोलिन यहाँ पर एगोनिस्ट है, प्रोपेंथिलीन और ये हमारे एंटागोनिस्ट है, बट M1 सिलेक्टिव नहीं है ये, ठीक है। ये हमारे M1 सिलेक्टिव नहीं है तो एंटागोनिस्ट, लेकिन M1 सिलेक्टिव नहीं है हमारे, ठीक है। इसमें देखो आपको M रिसेप्टर्स का थोड़ा तो बता देते हैं 2 मिनट में। देखो मस्करिक रिसेप्टर अगर हम बात करें, कोलिनर्जिक रिसेप्टर 2 टाइप के होते हैं, मस्करिक होता है और निकोटिनिक होता है। निकोटिन रिसेप्टर जो एग्जांपल है वो आयन चैनल रिसेप्टर का होता है। आयन चैनल रिसेप्टर को आयनोट्रोपिक लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, इसके और भी एग्जांपल अच्छे से याद कर लेना, जैसे गाबा ए रिसेप्टर होता है, 5-HT3 रिसेप्टर होता है हमारा, निकोटिन रिसेप्टर होते हैं इसके N1 और N2 दोनों। इसके अलावा ग्लूटामेट रिसेप्टर होता है, ग्लाइसिन रिसेप्टर होते हैं, तो ये याद कर लेना, एग्जाम में कई बार पूछते हैं। आयन चैनल रिसेप्टर का एग्जांपल हमारा मस्कुलिन रिसेप्टर होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जिसमें 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स प्रेजेंट होते हैं। एम के 2 टाइप होते हैं, N1 और N2। N1 जो होता है स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करता है, और N2 जो रहता है गैंग्लियन का स्टिमुलेशन वगैरह करता है, ये इसका काम होता है, ठीक है। और मस्करिनिक रिसेप्टर होते हैं 5 प्रकार के, M1, M2, M3, M4 और M5। 4 और 5 कोई ज्यादा काम करते नहीं है, M1, M2 और M3। M1 का मैकेनिज्म होता है IP3DAG को बढ़ाना, 3 का भी यही होता है IP3DAG को बढ़ाना, और M2 का होता है साइक्लिक AMP को रिड्यूस कर देना। मतलब M1 में GQ प्रोटीन है, M2 में GI और इसमें GQ, ये इनके मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। ये जो है रिसेप्टर्स हमारे, इन पर अगर बात करें कौन बाइंड करता है एंडोजीनस अगोनिस्ट, तो एसिटाइलकोलिन है, इस पे भी बाइंड करेगा, इस पे भी, दोनों पे करेगा, वो मस्करिनिक प्लस निकोटिनिक पे, तो इसलिए इसको बोलते हैं कोलिनर्जिक नॉन सेलेक्टिव। एंडोजीनियस लिगेंड जितने भी होते हैं अपने सभी रिसेप्टर्स पर बराबर काम करते हैं, जैसे हिस्टामिन है तो अपने पूरे हिस्टामिन रिसेप्टर पे करेगा, ऐसे एसिटाइलकोलिन अपने पूरे रिसेप्टर्स पे करता है, और सब रिसेप्टर के लिए वो नॉन सेलेक्टिव होता है। फिर हमने क्या किया, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए मस्करिन यूज किया, तो जहां जहां मस्करिन बाइंड करा उनका नाम पड़ गया मस्करिक रिसेप्टर, जहां जहां निकोटीन बाइंड किया तो निकोटिन रिसेप्टर। इस आधार पर हमारे एसिटाइलकोलिन के एक्शन को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया, मस्करिनिक एक्शन और निकोटिन एक्शन में बांट दिया गया, ठीक है। तो M1 का जो मेन काम होता है, M1 का मेन काम होता है HCl के रिलीज को बढ़ाना, M2 का मेन काम होता है हार्ट की एक्टिविटी को कम करना, ठीक है, और M3 का काम होता है ग्लैंड्स के सिक्रीशन को बढ़ाना, वैसोडाइलेशन करना, ये सब काम हमारा M3 करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंक्रीज सुसाइडल टेंडेंसीज एसोसिएटेड विद द अल्टरेशन इन द ब्रेन लेवल ऑफ, किसके ब्रेन लेवल में। देखो अगर हम बात करें, डिप्रेशन तब आता है हमारी बॉडी में, डिप्रेशन जब हमारी बॉडी में सेरोटोनिन कम हो जाए और नॉरएपिनेफ्रिन कम हो जाए, दोनों। अब इसमें देखो अगर हम देखें तो नॉरएड्रेनालिन भी दिया है इसमें और सेरोटोनिन भी दिया है, दोनों दिए हैं, गाबा और डोपामिन भी दिए हैं, तो ये तो आंसर होंगे नहीं डिप्रेशन के केस में, ये दोनों सही है। लेकिन अगर दोनों में से बेस्ट पूछा जाएगा तो फिर सेरोटोनिन। इसलिए देखो अपने जितने भी एंटी डिप्रेशन ड्रग होते हैं, जितने भी एंटी डिप्रेशन ड्रग्स हैं, सभी क्या है हमारे, या तो वो सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाते हैं या किसके लेवल को बढ़ाते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ाते हैं। और बाद में हमारे सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर जो फ्लॉक्सीटिन वगैरह है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर जो इनहिबिटर्स होते हैं, वो स्पेशली 5-HT के लेवल को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको ये, तो इसके लेवल बढ़ेगा, 5-HT का लेवल स्पेशली इसमें बढ़ जाता है, तो इसलिए बेस्ट जो होगा ये होगा। और अगर बोथ होता है यहाँ पर सपोज A एंड B, तो फिर अपन वो लगा देते, लेकिन बोथ नहीं है ना इसमें ऑप्शन, तो अपन को अल्टीमेटली लगाना यही है। डिक्रीज द सेरोटोनिन लेवल, ठीक है ना, इन द ब्रेन एसोसिएटेड विद द डिप्रेशन सुसाइडल टेंडेंसी, ठीक है ना। तो अगर हम इसके लेवल को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, और अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो एंजाइटी होने लगती है। प्रॉपर चाहिए, हम बोलते हैं ना एक प्रॉपर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन में काम करना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे होने चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, वो आपके ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई बढ़ रहा कोई ज्यादा, आपका एक प्रॉपर न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स आर ट्यूबरसाइडल एक्सेप्ट। अच्छा क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है फर्स्ट लाइन ड्रग जो होती है सभी साइडल होती है कि स्टैटिक होती है। फर्स्ट लाइन ड्रग में आता है HRZES आता है, ठीक है। HRZES में से कुछ जो कहानियां है वो आपको बताते हैं। HRZES में एस को तो बिल्कुल बोला लगा दो, ये ओरल नहीं दे सकते, नॉट ओरल, क्योंकि अमीनोग्लाइकोसाइड इसका ओरल एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ठीक है। और अगर कोई पूछे फर्स्ट एंटी टीबी ड्रग, तो वो स्ट्रेप्टोमाइसिन ही है। फर्स्ट एंटी टीबी पूछ रहा है आपसे, तो पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन ही यूज होता था, फिर धीरे धीरे हमने आइसोनेट को बना लिया।
अब आता है देखो इसमें एच आर जेड और एस, ये सभी हमारे एच आर जेड और एस ये साइडल होते हैं। केवल हमारा जो ये होता है इथाम्ब्यूटॉल, इथाम्ब्यूटॉल कैसा होता है, स्टैटिक होता है। ठीक है, ये याद रखना आपको, इथाम्ब्यूटॉल कैसा होता है, स्टैटिक होता है। ये आइसोनियाजेड रिफेम्सिन ये हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। ठीक है, इनका अगर आप मैकेनिज्म की बात करें, थोड़ा सा देखें अगर हम मैकेनिज्म को, तो आइसोनियाजेड माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, रिफेम्सिन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनहिबिटर होता है, पायरोजेनामाइड माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, सेल वॉल को करता है। इथाम्ब्यूटॉल क्या करता है, अरेबिनोगैलेक्टोन के सिंथेसिस को रोकता है और वो माइकोलिक एसिड के इनकॉर्पोरेशन को इनहिबिट करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन हम जानते हैं अच्छे से, अमीनोग्लाइकोसाइड है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर भी होती है, मिसरीडिंग ऑफ एमआरएनए करती है और मेम्ब्रेन को भी इफेक्ट करती है, साइडल नेचर की होती है। तो इसमें देखो अपन को जो क्वेश्चन है ट्यूबरिसाइडल, सब ट्यूबरिसाइडल है, किसको छोड़ के, इथाम्ब्यूटॉल को। इथाम्ब्यूटॉल हमारा क्या होता है, स्टैटिक होता है। इथाम्ब्यूटॉल जो होता है हमारा स्टैटिक होता है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें मिलते हैं।